जब 1999 में बर्फ से ढकी चोटियों पर तिरंगा लहराया, तब भारत ने सिर्फ युद्ध नहीं, अपना आत्मसम्मान भी बखूबी जीत लिया था। कारगिल विजय दिवस हर 26 जुलाई को भारतीय सेना के अद्वितीय साहस, बलिदान और अडिग संकल्प को नमन करने का दिन है। 2025 में हम इस ऐतिहासिक विजय की 26वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। वो विजय जो दुर्गम पहाड़ों पर नहीं, दिलों में लिखी गई थी। आज का भारत जो ऑपरेशन सिंदूर जैसी साहसी रणनीतियों के साथ अपनी सीमाओं की रक्षा ही नहीं, भविष्य की दिशा भी तय कर रहा है, उसकी नींव उन्हीं वीरों ने रखी थी जो कभी टाइगर हिल, द्रास और तोरोलिंग की चोटियों पर खून पसीने से जीत लिख रहे थे। आज जब भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों से आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से मजबूत राष्ट्र बनकर उभर रहा है, तो हमें याद रखना होगा कि यह आत्मविश्वास करगिल की चोटियों से ही उपजा है। आज जब भारत ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस और INS विक्रांत जैसी उपलब्धियों के साथ आत्मनिर्भर बन रहा है, तब जरूरी है कि हम ये याद रखें कि हर उपलब्धि की शुरुआत एक बलिदान से होती है। कारगिल बलिदान की सबसे ऊंची चोटी, जिसे आज हम कारगिल विजय के नाम से जानते हैं। 1999 में लड़ी गई ये जंग लड़ी गई धरती के सबसे कठिन कोनों में, 16,500 फीट की ऊंचाई पर, जहां बर्फ थी, बारूद था और था केवल एक संकल्प, हर इंच भारत का है और रहेगा। मई 1999 पाकिस्तान ने ऑपरेशन बद्र के जरिए कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लेह को काटने और भारत को कश्मीर मुद्दे पर दबाव में लाने की कोशिश की। लेकिन भारत चुप नहीं बैठा। भारत ने जवाब दिया। ऑपरेशन विजय से सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों अंगों ने मिलकर रचा इतिहास। ये थी वो जंग जो हिमालय की छाया में आत्मसम्मान और संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़ी गई। कारगिल की हर चोटी, हर बंकर एक कहानी बन गया, वीरता की, विजय की। 26 मई 1999 ऑपरेशन विजय का औपचारिक ऐलान। 18,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर लड़ा गया युद्ध। भारतीय वायुसेना ने 26 मई को ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। इस ऑपरेशन में मिराज 200, MiG-21 जगुआर जैसे विमान शामिल थे। भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए और 1300 से अधिक घायल। 13 जून 1999 पहला मोर्चा फतेह हुआ। कैप्टन विक्रम बत्रा की गूंज, ये दिल मांगे मोर। टाइगर हिल, दुर्गम रात में हमला कर तिरंगा फहराया गया। पॉइंट 4875 इंटेंस कॉम्बैट, बाद में बत्रा टॉप नाम दिया गया। 3 पिंपल्स और जुबार रिज, निर्णायक नियंत्रण हासिल हुआ। कारगिल में हर चोटी, हर मोर्चा किसी न किसी शहीद का नाम लेता है। भारत मां के सपूतों ने अपने जीवन की आहुति देकर विजय की कभी न मिटने वाली इबारत लिखी। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा, 13 JNK राइफल, ये दिल मांगे मोर की गूंज आज भी टाइगर हिल की ऊंचाइयों पर गूंजती है। राइफलमैन संजय कुमार, 13 JNK राइफल, अकेले ही दुश्मन की पोस्ट पर हमला कर कब्जा किया। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, 18 ग्रेनेडियर्स, 15 से अधिक गोलियां खाने के बावजूद चोटी पर नियंत्रण कर तिरंगा फहराया। कैप्टन अनुज नायर, मेजर मनोज पांडे, कैप्टन नागप्पा, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया, इन सभी ने देश के खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। और न जाने ऐसे कितने ही नाम जो देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर गए। इस युद्ध में केवल थल सेना ही नहीं, बल्कि आकाश और समुद्र भी
भारत के साथ खड़े थे। ऑपरेशन विजय, हर इंच भारत की जमीन को फिर से हासिल करने का संकल्प। ऑपरेशन सफेद सागर, पहली बार वायुसेना ने उच्च पर्वतीय क्षेत्र में सटीक हमले किए, आकाश से शौर्य की वर्षा की। ऑपरेशन तलवार, भारतीय नौसेना ने समुद्री सीमाओं पर रणनीतिक दबाव बनाया, पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को काटने की तैयारी की। कारगिल युद्ध सिर्फ एक सीमा संघर्ष नहीं था, ये भारत की रक्षा रणनीति का टर्निंग पॉइंट बन गया। ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्रों की रणनीति, निगरानी और खुफिया तंत्र में भारी सुधार हुआ। स्वदेशी रक्षा उत्पादन की दिशा में निर्णायक कदम उठे। आत्मनिर्भर भारत रक्षा क्षेत्र में साकार होने लगा। आज भारत स्वयं विकसित कर रहा है तेजस फाइटर जेट्स, आधुनिक हल्के युद्धक विमान, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें, विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल INS विक्रांत, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान दर्शाते हैं कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि आधुनिक साहसी और पूर्व सक्रिय सैन्य नीति पर चलता है। कारगिल युद्ध ने भारत को केवल जीत ही नहीं दी, बल्कि आत्मनिर्भरता और रणनीतिक आत्मविश्वास की राह दिखाई। आज का भारत आत्मनिर्भर, सजग और सशक्त है, जो शांति चाहता है लेकिन सुरक्षा में कोई समझौता नहीं। भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में 1.27 लाख करोड़, 2014 के मुकाबले 174% की वृद्धि। रक्षा निर्यात, भारत अब 100 से अधिक देशों को हथियार और तकनीकी निर्यात कर रहा है। स्वदेशी शस्त्र प्रणाली, तेजस, ब्रह्मोस, आकाश, INS विक्रांत, विज्ञान और संकल्प की मिसाल। डिफेंस कॉरिडोर, यूपी और तमिलनाडु में रक्षा गलियारे, आत्मनिर्भरता, रोजगार और नवाचार को बढ़ावा। कारगिल की चोटियों से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक ये सफर है शौर्य, विज्ञान और संकल्प का। 26 जुलाई वो दिन जब भारत अपने शहीदों को सलाम करता है। कारगिल केवल एक युद्ध नहीं, एक राष्ट्रीय जागरण था। ये जंग बर्फ पर लड़ी गई थी, लेकिन इतिहास पर लिखी गई बलिदान की स्याही से। कारगिल की ऊंचाइयों से जो गूंज उठी थी, वो गूंज आज भी हर भारतीय के दिल में धड़कती है। कारगिल विजय दिवस एक सलामी है, एक प्रेरणा है। जय हिंद, जय भारत। आज का विशेष कार्यक्रम शौर्य से आत्मनिर्भरता तक, कारगिल से सिंदूर अभियान तक समर्पित है उन वीरों को जिन्होंने देश के लिए जिया, लड़ा और इतिहास रचा। सूबेदार मेजर मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र, भारत के सबसे युवा जीवित परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता। 1999 के कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पर अद्वितीय साहस दिखाया, गोलियां लगने के बावजूद दुश्मन के बंकर पर कब्जा किया। बहुत स्वागत है आपका योगेंद्र सिंह यादव जी, सूबेदार मेजर कैप्टन अखिलेश सक्सेना। कारगिल युद्ध के वीर योद्धा, थंप और 3 पिंपल्स की लड़ाई में दुश्मन पर हमला किया, आखिरी हमले में गंभीर रूप से घायल भी हुए, फिर भी डटे रहे, द्रास सेक्टर में नेतृत्व किया और आज युवाओं को साहस, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। कैप्टन अखिलेश, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। और इसी के साथ मेरे साथ हैं एक और खास पैनलिस्ट, डॉक्टर ऋषि राज, राष्ट्रीय पुरस्कार लेखक हैं आप। कारगिल युद्ध पर आधारित कारगिल अ सागा ऑफ सैक्रिफाइस एंड हीरोइज्म सहित कई प्रेरणादायक पुस्तकें और फिल्में आपने लिखी हैं। वीर गाथाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य आप कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। थैंक यू। सम्मान, स्मरण और संकल्प की इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। 16 साल की छोटी सी उम्र में जब एक बचपना और लड़कपन होता है, आप देश की सेवा के लिए सेना में कूद पड़े और 19 साल की
एक अंगड़ाई वाली जो उम्र होती है, टीनेज ही थे आप जब करगिल युद्ध में आप पूरी तरह से समर्पित हो चुके थे। मैं आपसे उस लम्हे को जानना चाहूँगी जब शौर्य की, आत्मनिर्भरता की, बलिदान की कितना कठिन था और उस वक्त आपकी मनःस्थिति क्या थी, क्योंकि एक छोटा बच्चा ही हम कहेंगे देश की रक्षा के लिए सीमा पर। बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है और हम सबका सौभाग्य है कि 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य का शरीर मिला, तो वो भी भारत माँ के गर्भ से मिला। और इसकी सेवा करने का अगर सौभाग्य मिल जाता है तो जीवन इस धरा पर बस एक पुण्य का कार्य हो जाता है। मुझे 19 साल की अवस्था में ये कारगिल का युद्ध लड़ने का सौभाग्य मिला, तो ये जो भाव जो उपजे थे, ये किताबों में पढ़ करके, पिता से कुछ कहानियाँ सुन करके ये भाव उपजे थे। और ये भाव में था कि लाइफ का, जैसे हम जब पढ़ते हैं, कुछ करते हैं तो एक पर्पज, तो मेरी लाइफ का उस समय पर्पज बन गया था कि फ़ौज में भर्ती होना और युद्ध लड़ना है। जब 6th क्लास के अंदर अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ रहा था, तब यही मनोभाव चल रहा था कि युद्ध लड़ना है। जबकि 10-11 साल की अवस्था होती है 6th क्लास में, ये पता नहीं होता युद्ध की ABCD क्या होती है, लेकिन उस समय से वो भाव को जीने लग गया कि युद्ध लड़ना, युद्ध लड़ना। और जब उस परिस्थिति में पहुंचा, जब युद्ध की स्थिति में पहुंचा, क्योंकि एक परमात्मा भी हमारे साथ होता है, एक शक्ति भी साथ होती है, और फौज हमेशा अपने परमात्मा को याद करते हुए लड़ती है। कोई कहता है कि हम एक दूसरे पे भरोसा करते हैं और वो ऊपर वाला हम सब पे भरोसा करता है, ये देश भरोसा करता है। उस टाइगर हिल के ऊपर जब लड़ रहे थे, 7 जवान 5 घंटे तक लड़े, हैंड टू हैंड फाइट चलती रही, चारों तरफ से गोलियां बरसती रहीं, एक एक करके एक एक साथी अपने लहू की आखिरी बूंद और जीवन की आखिरी सांस को इस राष्ट्र पर कुर्बान करता रहा। मुझे वो पल आज भी याद हैं। और वो उस जयशंकर प्रसाद की वो लाइनें भी याद आती हैं, जिसने कहा, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ बिखरे सूल न हो, उस नाविक के धैर्य परीक्षा क्या, जहाँ धाराएं प्रतिकूल न हो। एक एक करके एक एक साथी अपने आप को इस राष्ट्र पर, भारत माँ पर कुर्बान करता चला जा रहा था। मैं सर से लेकर के पैर तक लहू लुहान था, नाक से खून की धार बह रही थी। मेरा साथी मुझे फर्स्ट एड करने लगता है, उसको यहाँ पे गोली लगती, इधर से पूरा सर निकल करके बाहर चला जाता। हाथ पकड़ता हूँ, सर क्या हुआ? एक शब्द तक नहीं बोल पाते। बगल में बैठा मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था, मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसके जीवन का आखिरी शब्द था। उसको ऐसे सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर के लेट जाता है, और पल भर के अंदर, पल भर में दोनों साथी शहीद हो जाते हैं। दूसरा साथी दौड़ करके हमारे पास आता है हेल्प के लिए, तभी एक पाकिस्तानी आर्टिलरी का वहाँ पे बम गिर जाता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट के दूर जा कर के गिरती है। चारों तरफ खून की बौछारें ही बौछारें थी। एक और साथी आगे आया दौड़ करके, एक और बम वहाँ पर गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। इस तरह से एक एक करके मेरे तमाम साथी मेरी आंखों के सामने शहीद होते चले गए। ये 19 साल का लड़का, जिसकी 2.5 साल की सर्विस, इसको कुछ नहीं पता था। उन डेड बॉडियों के बीच पड़ा हुआ था। उनका एक पाकिस्तानी कमांडर अपने साथियों को आदेश देता है, जरा इनके हथियार उठा लो। पाकिस्तानी जवान आकर के गोलियां मारने लगते हैं, वेपन उठाने लगते हैं। जो गोली मारते हैं, मैं देख रहा हूं कि डेड बॉडी ऐसे उछलती थी। उसने सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली। मैं इस तरह से पड़ा था। उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियाँ मारी, मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है। फिर पैर में गोली मारी, यहाँ से भी धुआं निकल रहा है। फिर एक मन और मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास को पैदा किया, अपने आप से कमिटमेंट किया, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी ना, चाहे मेरे दोनों हाथ दोनों पैर काट करके ले जाओ, मैं उफ तक नहीं करूँगा और मैं जिंदा रहूँगा। अगर व्यक्ति अपने आप से कमिटमेंट करने लग जाए, अपने आप में विश्वास को जागृत करने लग जाए, जो वो पाना चाहता है, जो वो करना चाहता है, वो कर सकता है। ये आपके सामने जो शख्स बैठा है, 17 गोलियां लगने के बाद
अगर कमिटमेंट ना किया होता तो ये आपके सामने बात करता नहीं मिलता, कहीं पत्थर की मूर्त बना हुआ होता। तो उस कमिटमेंट से जिंदा भी रहा, फिर ग्रेनेड से हमला किया, फिर उसकी एक पाकिस्तानी को मारा, फिर उसकी राइफल उठाई, फिर उनके ऊपर प्रहार किया, फिर 5 को मारा, फिर वहाँ से खदेड़ा, 5-6 मीटर तक उनको खदेड़ता हुआ गया। बेबस और लाचार था, चल नहीं सकता था, पैर की मसल्स निकल के बाहर थी, तो इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी। हड्डियाँ जब आपस में टकराती असहनीय पीड़ा होती। हाथ को उठा करके कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया, एक हाथ से क्रोल करता, घिसटता, रेंगता आगे गया, 4-5 मीटर तक खदेड़ता हो। जब आगे गया देखता हूँ सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हैं, वेपन के डिप्लॉयमेंट है, सब कुछ छोड़ करके भागते चले जा रहे हैं। उस समय भी जहन के अंदर एक ही पागलपन, मेरे साथियों को बचाना है, अपने पोस्ट को बचाना है। फिर धीरे धीरे घिसटता रेंगता उन साथियों तक पहुंचा जहां पर वो शहीद हो रखे थे। फिर मन में ख्याल आया, देख इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया, कोई जिंदा नहीं था। उस 19 साल के लड़के को ये भी पता नहीं था इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, जाना है तो कहाँ जाना है। एक एक को गोद में रख करके रोता रहा, बहुत देर रोया। जब हम रोते हैं तो हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, और हम हैं क्या? हम ये बॉडी, ये शरीर तो नहीं है, हम एक सोल है, एक आत्मा है। और जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो उस परमात्मा अल्लाह वाहे गुरु से कनेक्ट होते हैं। मैं भी रोता हुआ अपने आप से कनेक्ट हुआ, तो उस परमात्मा से, उस सुदर्शन चक्रधारी से कनेक्ट हुआ। तभी एक आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। बिना कुछ सोचे समझे उस नाले में लुढ़का, 500 मीटर उस पहाड़ी पर रोल करता हुआ नीचे आया। फिर अपने साथियों को इन्फॉर्म किया, ऊपर की तमाम घटनाक्रम से बताया। दिन का 1:30-2 बज रहा था। वहाँ से मेरी टीम ने, मेरे फौज के साथियों ने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर को सूचना दिया। तो कोई फॉरवर्ड ट्रूप्स के पास कोई ऐसे साधन संसाधन नहीं थे कि उस पर लिटा करके बिठा करके मुझे पीछे भेजा जा सके। वो कंधे पे डाल करके मुझे पीछे की तरफ लाए। शाम हो गई थी, इतना लहू निकल गया था, दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। फिर उन्होंने कहा, मुझे पहचानता बेटा? मैं कहा सब आवाज़ सुनाई दे रही, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। उन्होंने मगर साहब बहुत तेज सर्दी लग रही है। उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई, जबान ऐंठने लगी थी। मगर साहब थोड़ा सा पानी पिला दो। डॉक्टर ने शायद सुन लिया होगा, डॉक्टर दौड़ करके आया, उसने थोड़ा सा ग्लूकोज पिलाया, थोड़ी सी एनर्जी महसूस हुई। फिर बोला कुछ बता सकता? हाँ साहब बता सकता हूँ। पर ऊपर का तमाम घटनाक्रम, तमाम इन्फॉर्मेशन से उनको अवगत कराया। उसके बाद ऐसी बात करते करते फिर डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। वहीं पर मुझे सूचना मिली, उसी रात को दोबारा से हमारी फौज ने उस पहाड़ी पर हमला किया और बिना किसी कैजुअल्टी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। मेरी बटालियन और मैं बड़ा खुश नसीब हैं कि कारगिल की जीत की शुरुआत तोलोलिंग पहाड़ी, वो हमारी पलटन ने किया, और कारगिल का युद्ध का एंड, टाइगर हिल की जीत, वो हमारी पलटन ने किया। वहाँ से बेस हॉस्पिटल दिल्ली आ गया, 16 महीने हॉस्पिटल में रहा। फिर यहाँ से निकल करके 25 साल भारतीय सेना में सेवा किया जी। और अभी 3.5 साल पहले सेवा निवृत्त हुआ हूँ, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्व से निवृत्त नहीं हुआ हूँ। वो आपके चेहरे के भावों को देखकर स्वतः ही प्रतीत हो रहा है योगेंद्र जी कि आज भी देश के लिए आपका जो रग रग है वो धड़कता है, आपकी धड़कन में लिखा है तो सिर्फ भारत माता का नाम। कैप्टन अखिलेश, आज जब हम 26वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि वो साहस, शक्ति, शौर्य, आत्मसम्मान आज देश कहां से कहां तक पहुंच गया है, आत्मनिर्भरता, और खासकर हम रक्षा क्षेत्र की बात करें। लेकिन आप जब द्रास सेक्टर में उस रात को नेतृत्व करते हुए, जब हालात सबसे कठिन थे और किस क्षण क्या हो जाएगा वो पता नहीं था, लेकिन उस वक्त आपके भीतर क्या गूंज रहा था, मैं चाहूँगी उस पल को जो आपने जिया 1999 में करगिल युद्ध के दौरान, आज इस मौके पर शेयर करें। जय हिंद। और आपने जो बोला, मैं 26 साल पहले वो रात याद कर सकता हूं जब हमें टोलोलिंग को जीतने का एक लक्ष्य दिया गया था। और उस समय टोलोलिंग एक असंभव सा लक्ष्य था। उसके 2-3 कारण थे, क्योंकि वो एकदम सीधी खड़ी चट्टानें थी जिस पे कि कोई ओट नहीं थी, कोई पेड़ पौधे नहीं थे,
हमें अपने कंधों के ऊपर 40 से 45 किलो का वेट लेके उन सीधी पहाड़ियों पे जो 75 से 85 डिग्री ग्रेडियंट पे बिल्कुल सीधी खड़ी थी, दुश्मन के ऊपर चढ़ना था। दुश्मन ताक लगा के बैठा था, उसने बंकर्स बना लिए थे और वो अपनी सारी गन्स का जो रुख था वो भारतीय सैनिक की तरफ था। और टेम्परेचर वहाँ -18 से -28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा था। तो इवन सांस लेना मुश्किल होता है ऐसे में। आपको ना केवल उन गोलियों की बौछार के बीच में आगे बढ़ना है, बल्कि दुश्मन जो ऊपर चट्टानों के अंदर छिपा बैठा है उसको मार भगाना है। तो बहुत मुश्किल लक्ष्य था। और जब हमें ये लक्ष्य मिला तो 3-4 अटैक टोलोलिंग में पूरे सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। हमारे साथियों ने बहुत वीरता से लड़ाई लड़ी थी, 18 ग्रेनेडियर्स ने, 1 नागा ने, लेकिन वो लास्ट जो लक्ष्य था वो हासिल नहीं कर पाए थे क्योंकि लास्ट में बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टानें थी। हमने इस अटैक में जाने से पहले ये सोच के गए थे कि कुछ भी हो जाए, चाहे हमें अपनी जान भी गंवानी पड़े, लेकिन इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। या तो हम जीतेंगे या हम वापस नहीं आएंगे। हम राजपूताना राइफल के साथ थे। उनका एक ट्रेडिशन होता है कि वो एक केसरिया बाना पहनते हैं और ये बहुत पुराना चला आया है राजपूतों का ट्रेडिशन। इसका मतलब होता है कि हम जीतेंगे या हम वापस नहीं आएंगे। तो वही हमने दृढ़ निश्चय किया था कि कुछ भी हो जाए हम इस चोटी को जीतेंगे। कुछ भी हमारे पक्ष में नहीं था, बस एक चीज़ थी, वो देशभक्ति, वो इरादा और कुछ भी कर गुजर जाने की वो इच्छा कि कुछ भी हो जाए हम देश का तिरंगा, देश का आत्मसम्मान नीचे नहीं झुकने देंगे। तो मेरे लिए तो वो पल बिल्कुल सामने आ जाते हैं आंखों के, जब हमने इस असंभव सी लगने वाली चोटी पे अटैक किया। लगातार 2 दिन तक भीषण लड़ाई लड़ी, बहुत लोग घायल हुए, कुछ लोगों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया जैसे मेजर विवेक गुप्ता। बट हम रुके नहीं, हम चढ़ते रहे और 13 जून को हमने वो तिरंगा टोलोलिंग पे लहरा दिया। और वो शायद एक ऐतिहासिक जीत थी जिसने पूरे कारगिल युद्ध का बिल्कुल निर्णायक मोड़ लाके खड़ा कर दिया। और उसके बाद से हमने एक के बाद एक चोटियां जीतना शुरू कर दिया। डॉक्टर ऋषि राज कहते हैं कलम में बहुत ताकत होती है। आपने जब कारगिल अ सागा ऑफ सेक्रीफाइस एंड हीरोइज्म को लिखा, इसकी प्रेरणा क्या रही? खासकर अगर मैं कारगिल की बात करूं, इसे लेकर आपके लिखने की जो प्रेरणा पुंज था वो कहां से उपजा, कैसे इसकी शुरुआत हुई, और क्या कभी आपने इस लिखने के दौरान ये महसूस किया कि जो सैनिक हैं, जो उनकी वीरता है, जो उनकी शहादत है, उसे लिखने के लिए शब्द कम पड़ गए हैं? देखिए, मैं खुद इंडियन आर्मी में जाना चाहता था। हुआ क्या कि मैं जब 92 में जब अपना रेलवे का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो उसी समय मेरे को एनडीए के लिए भी जाना था। लेकिन फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली कहें कि मेरा रेलवे में सिलेक्शन पहले हो गया। तो देन आई डिसाइडेड टू जॉइन रेलवेज़, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि मेरे को वहाँ जाना ही था जी। तो लेकिन इस पे मैं आपको एक बात बताऊं, जो कारगिल वॉर हुआ 1999 में, मैं उस समय 27-28 साल का था। और जब मैंने उस युद्ध को बड़े नज़दीक से देखा, क्योंकि वो पहली ऐसी लड़ाई थी जिसको दुनिया अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके देख रही थी। इससे पहले की लड़ाई में क्या होता था, कैसे होता था, किसी को पता नहीं चलता था। इवन डेड बॉडीज़ भी बाद में भेजी जाती थी। और जहाँ तक मैं सक्सेना साहब बताएंगे कि उस समय तो बॉडीज़ भेजी भी नहीं जाती थी, इनफैक्ट वहीं पे क्रिमेशन कर दिया जाता। ये प्रथा 99 से ही स्टार्ट हुई कि जो भी युद्ध भूमि पर अपने प्राणों का बलिदान देगा, उनकी बॉडीज़ पूरे सम्मान के साथ उनके गांव, उनके शहर, उनके कस्बे में भेजी जाएंगी। और ये शायद इसलिए किया गया कि इससे एक जागृति आती है, लोगों में प्रेरणा आती है और वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं। तो मैं जब 99 में उस वॉर को देख रहा था, तो मैंने बड़ी करीब से जब देखा कि मनोज कुमार पांडे साहब, विक्रम बत्रा साहब और कैप्टन अनुज नैयर, ये सब का जो बर्थ ईयर है, मतलब मेरे आसपास ही है, सब 75-76 ऐसे ही हैं। तो मुझे बड़ा फील होता था कि मेरे मन में एक मलाल था कि मैं अगर काश मैं भी अगर उस समय आर्मी में चला गया तो आज मैं भी कारगिल में खड़ा होता। तो लेकिन वो कहते हैं ना कि शहादत हर वर्दी को नसीब नहीं होती, कि जो शहीद हो गया, जिसने अपना बलिदान दे दिया, वो तो अमर हो गया। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो जिनको ये अमरत्व की प्राप्ति होती है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण था मेरा लिखने के लिए कि ये मेरे मन में पीड़ा एक टीस हमेशा से रही। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं कलम से सिपाही आज भी हूँ। तो यही चीज़ें मुझे प्रेरित करती है जी।
तो आप कलम के सिपाही हैं और सिपाहियों के उस शहादत, शौर्य और बलिदान को आज आप युवाओं के बीच बहुत ही खूबसूरती से, प्रेरणादायी तरीके से आप इसको फैला रहे हैं, जागृति पैदा कर रहे हैं। योगेंद्र जी कि आज भी देश के लिए आपका जो रग रग है वो धड़कता है, आपकी धड़कन में लिखा है तो सिर्फ भारत माता का नाम। 17 गोलियां लगने के बाद आप रेंगते हुए दुश्मन के बंकर की ओर गए और ग्रेनेड फेंका। उस समय जो आत्मविश्वास था आपका कि मेरी एक जिम्मेदारी है राष्ट्र के प्रति, 19 साल के उस मासूम बच्चे के अंदर था कि चाहे कुछ भी हो जाए, खून के आखिरी कतरे तक मैं भारत को झुकने नहीं दूंगा। किस तरह की प्रेरणा लेकर आप इतनी कठिन डगर को पार कर गए? बिल्कुल, क्योंकि एक किसान का बेटा हूँ, खेतों में खलियानों में काम किया। फिर फौज की जो ट्रेनिंग है, आग की तप्त भट्टी होती है, आग जलाती नहीं पिघलाती भी है, तो एक सिविलियंस को एक फौजी के रूप में परिवर्तित करती है। वो ट्रेनिंग करता रहता है। तो वो ट्रेनिंग से वो उतने भाव, उसकी लीडरशिप, उसका जो टीम वर्क है, टीम के जो सदस्य, उनकी आत्मीयता, उनका एक दूसरे के प्रति भरोसा, लगाव, और यही हमारे फौज की और देश की सबसे बड़ी ताकत है कि हम 10 जवानों की टीम में से अगर 9 खत्म हो गए तो 10वां भी वहीं पर लड़ता लड़ता शहीद होता है, और दूसरे देश का अगर 10 में से 3 मर गए तो 7 भाग जाते हैं। मैंने भी, क्योंकि मैं इस भारतीय सेना का उन बुजुर्गों का जिन्होंने इस राष्ट्र की सेना की नींव इतनी बुलंदियों से रखी कि उन्होंने हर एक लहू का कतरा तो इस सरजमी पर बखेर दिया, लेकिन अपने रेजिमेंट, अपनी सेना के नाम और निशान को हमेशा ऊपर रखा। तो उन्हीं के नाम और निशान को जिंदा रखने के लिए, बढ़ाने के लिए ये मेरा दायित्व था, मुझे सौभाग्य मिला था, तो इसको मैं कैसे छोड़ सकता था। इसलिए नाम, नमक और निशान के मंत्र को रख करके उस पर अर्पित हो गया। और शायद जब हम अपने कर्म को भक्ति मान लेते हैं, भक्ति में हमारा समर्पण होता है और समर्पण में ही ईश्वर होता है। योगेंद्र जी, आपकी एक एक शब्द और आपके चेहरे के एक एक भाव प्रेरणा का स्रोत है। अखिलेश जी, मैं आपसे आज के परिप्रेक्ष्य में बात अगर करूं, उस समय करगिल का युद्ध, आज हमने ऑपरेशन सिंदूर, जिसका एक बहुत ही सुंदर सामरिक महत्व भी है और एक बहुत ही अच्छा भारत ने मैसेज दिया पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे? क्या ये सिर्फ एक सामरिक ऑपरेशन था या मानसिक मोर्चे पर भी भारत की निर्णायक जीत थी और इसका मैसेज पूरी दुनिया में गया? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से हमने हैंडल किया, उससे भारत का कद पूरे विश्व में काफ़ी बढ़ गया है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक ये बहुत ही जैसे कुशल राजनीति और एक साउंड मास्टर स्ट्रोक, जिसे मैं कहूँगा मिलिट्री मास्टर स्ट्रोक का एक कॉम्बिनेशन था। क्योंकि जब पाकिस्तान की, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा एनिमी है पाकिस्तान, उसकी एक रणनीति है, वो दुश्मन देश के रूप में हमारा सामने से मुकाबला नहीं कर सकता। उसने 71 में हिम्मत करी, 65 में हिम्मत करी, 99 में करी, षड्यंत्र रचा, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। तो पाकिस्तान की जो रणनीति है वो है टू कट इंडिया बाय 1000 कट, टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट। मतलब आप डायरेक्ट लड़ाई मत करो, बट आप टेररिज्म के थ्रू, दूसरी चीज़ों के थ्रू आप उनको धीरे धीरे कट करते रहो। तो उसी के सहारे उनका जो ये टेररिज्म है, ये उनका एक पिलर है, उनकी एक रणनीति का एक पार्ट है। तो इस बार भारत ने दिखाया कि अगर तुमने हम शांति प्रिय हैं, हम कभी पहला कदम नहीं उठाएंगे, हम किसी देश के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुमने अटैक किया तो हम तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। तो ये जो भारत का जो एक अंदाज है जवाब देने का, ये पूरे दुनिया में एक उन्होंने सिद्ध किया। भारत एक शक्ति के रूप में उभर चुका है। आप देखिए, हमने केवल एक मोर्चे पे युद्ध नहीं लड़ा, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को स्टॉप कर दिया। लोगों ने बहुत बोला कि आप कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने साफ बोला खून और पानी साथ नहीं बहेगा। अगर आप हमारे नागरिकों का खून बहाओगे, हम तुम्हें पानी के लिए तरसाएंगे। हमने फाइनेंशियल मोर्चे पे उसको हमला किया। उसके अलावा चाइना ने खुलेआम पाकिस्तान का साथ दिया और बहुत सारी कंट्री ने साथ दिया, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि कितने भी लोग हमारे सामने हो जाए, लेकिन हम अपने लक्ष्य को पा के रहेंगे। हमने पहले दिन जो अटैक किया था, आपको याद होगा, हमने केवल टेररिस्ट के कैंप पे अटैक किया था, हमने पाकिस्तान की जनता या उसकी फौज पे बिल्कुल अटैक नहीं किया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने उसका विरोध किया और हमारे ऊपर ड्रोन वगैरह छोड़े, तब हमने उनके सारे एयरबेस को नष्ट किया। तो वो जो हमारे ब्रह्मोस ने मैसेज दिया, हमारी बाकी मिसाइल ने मैसेज दिया, वो इतना स्ट्रांग था। और वो मैसेज केवल पाकिस्तान तक नहीं,
वो पूरी दुनिया तक गया है कि अब का भारत एक अलग भारत है, ये एक प्रगतिशील और शक्तिशाली भारत है। और अगर आप उससे गलत कुछ करोगे या उसके नागरिकों पे हमला करोगे तो चाहे आप दुनिया के किसी कोने में छुपे हो, हम ढूंढ के मारेंगे और एक एक चीज का जवाब बिल्कुल। और रक्षा के क्षेत्र में भारत की जो आत्मनिर्भरता है, हम देख रहे हैं कि नित नए आयाम जो हैं वो भारत रच रहा है। डॉक्टर ऋषि, आपने अब 518 लघु फिल्में बनाई, क्या आपको लगता है कि वीरता को विजुअल आर्काइव में बदलना आज की ज़रूरत है और ये एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी है? देखिए क्या है कि आजकल ना किताबें तो बहुत लिखी जा रही है, मैं भी किताबें लिखता हूँ, स्टोरी बुक्स भी करता हूँ, लेकिन आज जो एक विधा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि बच्चों को ऐसी विधा से परिचय कराया जाए जो उनको पसंद हो जी। मतलब किताब उठा करके पढ़ना आजकल थोड़ा सा सबको डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन विजुअल्स देखना, एक फ़िल्म देखना, एक 2 मिनट की 3 मिनट की फ़िल्म देखना, तो वो जब लोग देखते हैं तो वो उसको देखना पसंद भी करते हैं और उससे मोटिवेट भी होते हैं और उसको फटाफट से ग्रास्प कर लेते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन लघु फिल्मों का निर्माण करें। और अभी मैंने पूरी 21 PBCs की एक सीरीज़ भी बनाई है। और क्योंकि मुझे लगता है कि जब परमवीर चक्र सीरियल दूरदर्शन पे आता था, आपको याद होगा, ये 90s की बात है, और मनोज कुमार पांडे साहब और विक्रम बत्रा साहब ने अपने जीवन में ये बात स्वीकार की थी कि उनको आर्मी में आने का जो इंस्पिरेशन मिला था वो इस सीरियल को देखने के बाद मिला था जी। तो ये बात मुझे ऐसे मालूम है, मुझे भी कहीं ना कहीं उस सीरियल से बहुत प्रेरणा मिलती है। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह के सीरियल्स आजकल बनने बंद हो गए हैं, आ नहीं रहे हैं। लेकिन मेरा प्रयास है कि ऐसा कुछ जल्द हो और हम ये फिल्म ही एक बहुत बड़ा माध्यम है और इम्पॉर्टेंट माध्यम है जिससे कि आज का युवा प्रेरित हो सकता है। जब आपको मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया और फिर देश ने जाना कि आप जीवित हैं, उस क्षण को आज भी आप कैसे याद करते हैं? कितनी बड़ी विडंबना थी कि एक सैनिक के रूप में वो जीवन आप जी रहे थे, लेकिन दुनिया ने समझा कि आप नहीं रहे और आपको मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस समय मैं बेहोश हॉस्पिटल दिल्ली कैंट था। तो रात 14 अगस्त रात को 8:45 पर जब विशेष बुलेटिन समाचार का जो है प्रसारण हुआ, उसमें बताया गया कि कारगिल युद्ध के दौरान 4 परमवीर चक्र दिए जा रहे हैं, जिसमें से एक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, मरणोपरांत 18 ग्रेनेडियर। तो मुझे उस समय भी हर्ष की जो अनुभूति हुई, क्योंकि उस मेरे नाम का एक दूसरा योगेंद्र सिंह यादव था। मुझे लगा कि शायद ये जीवन का सबसे सुनहरा वो पल रहा होगा कि मैं जीवन भर वो याद करूंगा जो योद्धा के साथ मैं युद्ध लड़ रहा था और उसको परमवीर चक्र मिला। हम तो वो खुशियां मना करके रात को सो गए थे। रात को 12 बजे से फ़ोन बजने लगे, सुबह 2:30 बजे कि ये पता चला, आभास हुआ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल VP मलिक आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। सुबह 10 बजे जब 15 अगस्त को वो मिलने के लिए आए, उन्होंने कहा बधाई हो। मैं किस चीज़ की बधाई? बोला आपको परमवीर चक्र दिया जा रहा है। मैं कहा सर वो तो मरणोपरांत, मैं तो जीवित हूँ। बोला TV देखते हो? मैं कहा हाँ सर देखते हैं। फिर उन्होंने पूरा जब बताया कि फ़ौज में नाम के हज़ारों व्यक्ति हैं लेकिन आर्मी नंबर का एक है। बोला जब हमने ये समाचार हुआ उसके बाद देखा ये बॉडी कहाँ है इस बंदे की। रात को ढूंढते ढूंढते 2:30 बजे पता चला तो बेस हॉस्पिटल में जिंदा है। तो शायद परमात्मा को यही मंजूर था कि मौत के बाद फिर उन्होंने जिंदा रख दिया। कैप्टन अखिलेश, अगर हम करगिल की बात करें, 1999 की चुनौतियां और 2025 के सैन्य परिदृश्य में आपको भारतीय सेना की मानसिकता में सबसे अहम बदलाव क्या दिखता है? हालांकि बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, हम टेक्निकली बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, हम रक्षा के क्षेत्र में अब महाशक्तियों के बीच खड़े हैं, आत्मनिर्भर हैं और स्वदेशी बहुत सारे हथियार निर्माण हम खुद कर रहे हैं, बल्कि सप्लाई तक कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात होती है युद्ध के क्षेत्र में आपको जो है लगातार आपको प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके दुश्मन भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, पूरी दुनिया प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो गिवन है। लेकिन भारत ने 2-3 बहुत अच्छे कदम उठाए। एक था मेक इन इंडिया, जिससे कि हमने सेल्फ प्रोडक्शन शुरू किया। आप देखिए हम डिफेंस के मामले में हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि कितने ही ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जब युद्ध हुआ तो दूसरे देशों ने आपकी जो सामग्री होती है, युद्ध की सामग्री या आपके जो संसाधन होते हैं, उनको रोक दिया, क्योंकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य ऐसा था। तो हमें उस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा।
तो हमने काफ़ी साल पहले से इस पे बहुत काम करना शुरू किया है और ये बहुत अच्छा आज की डेट में, जैसे हमने ब्रह्मोस बनाई रशिया के साथ जॉइंट प्रोडक्शन करके, हम लोगों ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत काम किया और इस समय मैं आपको बताता हूं कि हम ड्रोन टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी हैं जो हम जिस पे ड्रोन टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं। हमने अपनी आर्टिलरी गन्स पे बहुत इंप्रूवमेंट किया है और वी हैव गॉट बेस्ट इन द वर्ल्ड। एयरक्राफ्ट के फील्ड में काम चल रहा है और हमने कुछ बेस्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योर भी किए हैं, तो बहुत बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन जब तक मैं मानसिक स्थिति की बात करूं, चाहे वो कारगिल की लड़ाई हो या गलवान की लड़ाई हो, जिसमें आप देखिए, अब आप सिंदूर और गलवान की लड़ाई देखिए, गलवान की लड़ाई इवन गोलियां भी नहीं चली थी, वो 1-on-1 हाथ और शस्त्रों से लड़ी गई थी, जैसे आज से 100 साल पहले लड़ी जाती है। और एक तरफ आप सिंदूर देखिए कि जिसमें एक भी किसी ने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया, ये पूरी लड़ाई मिसाइल्स, एयर डिफेंस और आपके एयरक्राफ्ट से लड़ी गई। तो आपकी सेना को हर स्थिति में तैयार रहना है। उसको गलवान जैसी लड़ाई लड़नी भी हो सकता है करनी पड़े, जहां पे वो दुश्मन से 1-on-1 लड़ाई कर रहा है, हैंड टू हैंड फाइट हो रही है, या कारगिल में जैसे दुश्मन ऊपर बैठा है, हमें ऊपर चढ़ के उनके बंकरों में घुस के मारना है, या फिर ऑप सिंदूर। तो सेना को हर परिस्थिति में और हर मनोस्थिति के लिए तैयार रहना है। और ये बहुत गर्व की बात है कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बेस्ट सेनाओं में से एक है, क्योंकि कोई परिस्थिति हो, कितनी डिफिकल्ट परिस्थिति हो, मुझे नहीं लगता कि कारगिल से ज्यादा विपरीत परिस्थिति में किसी सेना ने जंग लड़ी होगी, क्योंकि कुछ भी हमारे उसमें नहीं था। तब हमने विजय हासिल की। गलवान जैसी फाइट थी, उसमें हमने विजय हासिल की, और ऑफ सिंदूर जो पूरी टेक्निकल एडवांटेज पे लड़ी गई, उसमें हमने विजय हासिल की। तो मकसद और मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि इट इज द मैन बिहाइंड द मशीन विच मेक्स द डिफरेंस। तो हाँ, हर कंट्री के पास इक्विपमेंट हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट हो सकते हैं, लेकिन उनको कौन चला रहा है और वो जो सैनिक है उसके अंदर कितना आत्मबल है, उसके अंदर कितना, उसका इरादा क्या है, क्या वो मर मिटने के लिए तैयार है अपनी मातृभूमि के लिए। देखिए, आपकी आज़ादी तब तक ही रहेगी जब तक आपके पास उस आज़ादी के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। और हमारा एक सिटीजन का डेफिनेटली ये कर्तव्य है कि हम उन लोगों का सम्मान करें, क्योंकि वो वीरों की धरा ही हमेशा आज़ादी की धरा रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जो आप कह रहे हैं कि वो सोच लोगों में पनपे और हमारे इस देश के भविष्य, इस देश के कर्णधारों में पनपे, इसके लिए वो टेक्स्ट आसपास मुहैया कराना बहुत ज़रूरी है जो बच्चों में उस देशभक्ति की भावना को रोपित करें। और इसीलिए डॉक्टर ऋषि, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह की किताबें बच्चों के सामने आएँ और बच्चों से ज़्यादा किसी भी माध्यम से, चाहे वो टेक्स्ट के माध्यम से, चाहे विजुअल के माध्यम से, उससे रूबरू हों। सुनो बच्चों, जलियांवाला बाग, करगिल की कहानी, तमाम किताबें आपने लिखी, बच्चों से संवाद किया। कितना ज़रूरी है इस तरह की किताबें बच्चों को अधिक से अधिक मुहैया कराना। और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी कि करगिल की कहानी का जो पूरा प्रसंग है, उसमें वो कौन सा ऐसा लम्हा था जिसने सबसे ज़्यादा आपको अंदर तक छुआ है, अगर आप आज इस मौके पर बयां करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके पहले प्रश्न का जवाब देता हूँ कि जो बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स लाना है बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना, बच्चे सॉफ्ट क्ले होते हैं, कि जैसे उनके आप दिमाग पर बचपन में उनको बातें बता दोगे तो उनके दिमाग पर छपी रह जाती है। तो इसलिए पुराने ज़माने में क्या होता था कि स्टोरी टेलिंग चलती थी, हमारी दादी कहानी सुनाती थी छत्रपति शिवाजी की, महाराणा प्रताप की। इसलिए आज भी हमें लोगों को पता है कि छत्रपति महाराज कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, कितनी वीरता से वो लोग लड़े थे। तो स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माध्यम है, तो इसलिए स्टोरी बुक्स का कॉन्सेप्ट हम लेकर के आए। मैंने 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग, तो जब हम जलियांवाला बाग को देखते हैं तो वो एक इतना विभत्स कांड था भारत की आज़ादी में, तो जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब 2019 में उसके 100 ईयर्स कंप्लीट हुए, तब मेरे दिमाग में ये विचार आया कि हमें क्यों ना ऐसी एक स्टोरी बुक लेकर के आए। तो मेरा वो पहली स्टोरी बुक थी जो हम बच्चों के लिए लेकर के आए। तो अभी हम कारगिल की सिल्वर जुबली पिछले साल हमने मनाई है, अभी उसका 26वां साल हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो कारगिल की कहानी भी एक ऐसी कहानी है, क्योंकि एक पूरा 26 साल बीत गए, मतलब कि बच्चे पैदा हुए और वो बड़े हो गए, उनकी शादी लायक हो गए, तो वो पूरी जनरेशन एक चली गई। तो वो कहते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य ये है, अगर हम ह्यूमन बीइंग बने हैं, पैदा हुए हैं, मनुष्य के वेश में आए हैं, तो जो लेगेसी हमें पास ऑन हुई है, वो लेगेसी हमें आगे पास ऑन करनी है, ये हम सबका कर्तव्य है। जब मैं इस किताब की रचना कर रहा था, कारगिल एक यात्री की ज़ुबानी, तो जो सबसे इमोशनल मोमेंट मेरे को देखने को मिला और जिसका अनुभव मुझे हुआ,
मैं उस समय पालमपुर गया हुआ था। पालमपुर में हमारे जो 2 वीर हैं कारगिल युद्ध से आते हैं, एक तो कैप्टन विक्रम बत्रा और दूसरे आते हैं कैप्टन सौरभ कालिया। तो दोनों के घर में गया था, लेकिन जब सौरभ कालिया साहब के मैं घर पर गया तो वहाँ पर मुझे विजय आंटी मिली जो उनकी मदर हैं। तो जब हम बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है जहाँ पर बजरंग पोस्ट की मिट्टी भी उन्होंने रखी हुई है, जहाँ पर सौरभ शहीद हुए थे, सौरभ जी की तैनाती थी जहाँ पर। तो वो हुआ क्या, विजय आंटी ना वो एक चेकबुक लेकर के आई SBI बैंक की। तो उन्होंने मुझे दिखाई, मैं कहा आंटी ये क्या है? तो उन्होंने बोला कि ये जब सौरभ जॉब पे लगा था तो मैं उससे बोलती थी कि मेरे को ना तू जेब खर्ची दिया कर। तो उन्होंने कहा कि ये पूरी चेकबुक आप रखो, अब आप चिंता की बात ही नहीं है, मेरी नौकरी लग गई है, तो ये चेकबुक मैं आपको देता हूँ, आप जब ज़रूरत पड़े आप पैसे निकाल लिया करना। तो वो इतना इमोशनल मोमेंट था उनकी आंखों में, जो मैंने उस समय वो दर्द महसूस किया जो झलक रहा था उनकी आंखों में, क्योंकि वो लम्हा आया ही नहीं कि उनको पहली सैलरी मिलती और वो उस चेक को भुना पाती। तो वो सबसे इमोशनल मोमेंट था मेरी इस पूरी किताब की रचना के दौरान। कैप्टन अखिलेश, क्या आप मानते हैं कि आज के दौर में विजुअल वॉरफेयर, साइबर वार और मानसिक मोर्चे पर जीत के लिए सैनिकों का मनोबल जो है वो सबसे बड़ी ताकत है, और इस मोर्चे पर हम कहाँ स्टैंड करते हैं? जी बिल्कुल। अगर आप देखें युद्ध के मैदान में हम हमेशा सैनिक को एक यूनिफॉर्म में देखते हैं कि उसे देश के लिए लड़ना है और आगे बढ़ना है, बट मैं सारे नागरिकों से कहना चाहूँगा कि एक सैनिक तो है, लेकिन वो किसी का फादर है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, उसके घर उसके बच्चे हैं, उसके माँ बाप हैं जो उसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो उन सबका भी सहारा है देश के साथ साथ। तो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक देश की तो है, अपने घर की भी, अपने परिवार की, अपने बच्चों की होता है। तो जब हम कठिन मोर्चे पर रहते हैं, और जैसे आपने आत्मबल की बात करी, यहाँ पे शायद ये आत्मबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी। मैं आपको अपना खुद का एग्जाम्पल बताता हूँ। जब हम टोलो लिंक के लिए जा रहे थे, तो जैसे मैंने आपको परिस्थिति बताई, उससे हमें पता नहीं था कि हम जा तो रहे केसरिया बाना पहन के, लेकिन उसका मतलब साफ था कि या तो हम जीतेंगे या वापस नहीं आएंगे। दुश्मन इतनी अच्छी स्थिति में था, उसे सारे एडवांटेज थे कि चांसेस था स्टैटिस्टिकली कि शायद हम में से बहुत लोग वापस नहीं आएंगे, और ये सच्चाई थी, और सच्चाई को अपने दिमाग में आप रखेंगे, ये जानते हुए भी कि अगला कदम जो आप उठाओगे आपकी अपनी वाइफ को विधवा बनाएगा, आपके अपने बच्चों को अनाथ बनाएगा, फिर भी आप वो कदम उठाते हो। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे लिए उन गोलियों का सामना करना आसान था, लेकिन जब उस युद्ध में जाने से पहले एक हमारा ट्रेडिशन होता है, लास्ट लेटर जिसको बोलते हैं आर्मी में, वो तब लिखा जाता है जब आप एक ऐसे अभियान के लिए, एक ऐसे लड़ाई के लिए जा रहे हो जहाँ से आपको पता नहीं आप वापस आओगे नहीं आओगे, लेकिन आप ह्यूमन बीइंग हो। अभी आप अपने फैमिली को नहीं बता सकते कि आप उस लड़ाई के लिए जा रहे हो, क्योंकि बहुत सीक्रेटिव होता है, आप किसी को नहीं बता सकते। लेकिन आप अगर नहीं आए तो आप उन्हें अपनी लास्ट बात, अपनी मैसेज, अपना फीलिंग देना चाहते हो। तो उस लड़ाई पे जाने से पहले मैं और मेरे कई साथियों ने, क्योंकि हमें पता था शायद हम नहीं आए, लेकिन हम अपनी वाइफ को, मेरी नई नई शादी हुई थी, जस्ट 1-1.5 महीने पहले, मेरे माँ बाप थे जिनका मैं सहारा बनना चाहता था, मैंने उन्हें लेटर लिखा, और बहुत डिफिकल्ट था वो लिखना, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को लिख रहा था कि मैं एक अच्छा बेटा बनना चाहता था। मैं, जब आपको मेरी ज़रूरत हो, जब आप ओल्ड एज में हो गए या बीमार हो गए, तो सब चाहते हैं कि उनका बेटा उनके लिए खड़ा हो, मैं वो कर्तव्य निभाना चाहता था, लेकिन मैं फेल हो गया, क्योंकि मैं शायद आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस समय नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं एक ऐसे अभियान के लिए जा रहा हूं कि मुझे पता है नहीं कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। वो शब्द लिखना कि आप जिंदा होते हुए आप अपना सोच रहे हैं कि अब आप मर चुके हैं और आप अपनी लास्ट लेटर आप क्या बोलना चाहते हो, बहुत डिफिकल्ट है। अपनी वाइफ को लिखना, अपने बच्चों को लिखना, बिल्कुल। तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा आत्मबल चाहिए होता है कि आपको ये पता होते हुए भी कि शायद आप अगला कदम उठाएंगे तो आप शहीद हो जाएंगे, फिर भी आप कदम उठा रहे हैं। ये एक एक्सीडेंट नहीं है कि आप मर जाएं, या एक बीमारी नहीं है कि आपके हाथ में नहीं है। पता होते हुए भी वो कदम उठाना, वो एक जो आपकी सुप्रीम सेक्रीफाइस, इसलिए इसको बोलते हैं कि मैं अपने लाइफ से ऊपर, जो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस हो सकता है, अपनी फैमिली से ऊपर मैं अपने राष्ट्र को रखता हूं, अपनी मदर से ऊपर मैं अपनी भारतीय माता को रखता हूं, क्योंकि 100 करोड़ लोगों में
कुछ लोगों को तो वो कुर्बानी देनी पड़ेगी जिससे हम सब चैन की नींद सो सके, इस आज़ादी में सांस ले सके और एक आज़ाद भारत में रहने का जो आज़ादी में रहने का जो सुख है वो उठा सके। बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत बड़ा बहुत ही आत्मबल चाहिए होता है। इमोशनल वाक़या आपने बयां किया कि वो कितना मुश्किल होता होगा कि आपको अपनी माँ और भारत माँ के बीच ये तय करना है कि आपको किसके लिए पहले खड़ा होना है। मैं चाहूँगी कि अब चूँकि ये एक इमोशनल पल भी है, वो कोई ऐसा पल, चूँकि आप पूरी इस लड़ाई का हिस्सा भी रहे, जो आपके जहन में आज भी बहुत ताज़गी के साथ ज़िंदा है। कैप्टन बत्रा का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब आपसे बात हुई थी तो आपने उनके साथ एक संस्मरण हमारे साथ साझा किया था और बताया था कि किस तरीके से जो उनके बोल थे जो अमर हो गए, उससे थोड़ा सा बताइए। बहुत सारे ऑफिसर थे, कैप्टन विक्रम बत्रा उनमें से एक थे। जैसे मेरा सौभाग्य था कि मैं ऐसे साहसी लोगों के साथ लड़ा जैसे मेजर आचार्य, जो खुद गीता से प्रेरणा लेते थे और हम लोगों को बोलते थे कि हम कर्तव्य पथ पे खड़े हैं, कर्म क्षेत्र में खड़े हैं, और अगर आज हम इस चीज़ को, इस लड़ाई में अगर हम मर भी जाते हैं तो हम अमर होंगे, क्योंकि हम अपना कर्म करते हुए लड़े। मतलब उन्होंने जो अपनी लेटर लिखा अपनी फैमिली को, अगर आप पढ़ेंगे तो वो प्रेरणा से ओतप्रोत था जी। कैप्टन विक्रम बत्रा बहुत ही साहसी और जांबाज ऑफिसर थे, और मेरी मुलाकात उनसे तब हुई जब हमने टोलो लिंक की पीक जीत ली थी और उनको दूसरा टारगेट मिला था 0.5140। तो हम 2-3 दिन साथ रहे थे और उस समय हमने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे पल को साझा किया था। हम दोनों ही यंग ऑफिसर थे, मेरी नई नई शादी हुई थी, वो शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे, और इनफैक्ट उन्होंने मुझे बोला भी था कि हम ये लड़ाई ज़रूर जीतेंगे और इसके बाद जब भी मैं शादी करूँगा आपको मेरी शादी में आना है। और मैंने प्रॉमिस किया था कि हाँ, मैं आपकी शादी में ज़रूर आऊँगा और हम डांस करेंगे। लेकिन डेस्टिनी कुछ और होती है। लेकिन उनके अंदर इतना आत्मबल था, इतना विश्वास था कि जब मैं उन्हें बता रहा था कि जब आप अटैक लीड करेंगे तो एनिमी का एक स्नाइपर होता है जो कि साइड से आके अधिकतर जो लीडर होता है ट्रुप का उसको टारगेट करने की कोशिश करता है, जिससे कि आपका अटैक पूरा बिखर जाए, तो आपको उससे सावधान रहना पड़ेगा। तो मुझे उनका वो वाक्य आज तक याद है कि जैसे उन्होंने मुझे बोला कि सर आपकी नई नई शादी हुई है, फिर भी आपने टोलो लिंक का जो फतेह हासिल की है और वो भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसकी बेसिस पे हम आगे की पीक फतेह करेंगे। लेकिन मैं अब जब 0.514 पे जाऊंगा तो मैं निडर होके जाऊंगा, शेर की तरह जाऊंगा, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस डिपो में वो गोली नहीं बनी जिस पे कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम हो। तो ही वॉज डेयर डेविल, और वो इतने साहसी थे कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि कोई गोली उन्हें टच कर सकती है जी। ऐसे ही वीरों की शहादत को लेके और साहस पे, और वो हमेशा बोलते थे अभी तो शुरुआत है, ये दिल मांगे मोर। आप सबको वो याद होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जब उन्होंने ये वाक्य बोला था, और वो शायद पूरे राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा बन गया। जी बिल्कुल। और जब उन कहानियों को सुनो तो हमने तो उसे देखा नहीं, सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं। निश्चित रूप से भावनाओं का एक समंदर सा उठ पड़ता है। कैसे वो पल रहे होंगे, कितनी वीरता और कितना आत्मबल रहा होगा। यकीनन ये बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे बच्चों के लिए भी और आने वाले जो कर्णधार हैं उनके लिए भी। डॉक्टर ऋषि, आज जब भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, रक्षा, तकनीक, विचारधारा सब में हम दुनिया को लीड कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि साहित्य और सिनेमा जो टेक्स्ट है वो एक बहुत बड़ा टूल, एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है हमारी इस लड़ाई में? देखिए, साहित्य का जो ना हमेशा से बहुत बड़ा रोल रहा है जी। हमारे, अगर आप स्वतंत्रता संग्राम को उठा करके देखें तो इसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे, उनका जो आप वंदे मातरम देख लीजिए, या सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि वीर सावरकर जो थे, वीर सावरकर ने जो 1857 का स्वतंत्र समर लिखा था, तो ही वॉज द ओनली पर्सन जिनके मन में ये चिंता थी कि 1857 में इतना बड़ा विद्रोह हुआ देश के अंदर आज़ादी को लेकर के, और वो एक सिस्टमैटिक तरीके से ना अंग्रेज़ों ने उसके सारे चिन्ह मिटाने शुरू कर दिए, मतलब एक तरह से मिटा ही दिए थे। तो उनके मन में एक बहुत पीड़ा थी कि अगर ये इतना बड़ा जो संग्राम हुआ, अगर ये इतिहास के पन्नों से मिट गया तो हमारी आज़ादी जो है अगले और 100 साल तक डिले हो जाएगी। तो उन्होंने इस किताब की रचना की जिसका नाम रखा गया 1857 का स्वतंत्र समर। उसमें पूरा बताया गया कैसे मंगल पांडे साहब ने इसकी शुरुआत की, कैसे झांसी में, कैसे कानपुर में, बिठूर में ये सब हुआ। तो वो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो किताब जो थी उस समय की गीता बन गई।
उस समय की गीता बन गई। जो भी ये कहता था कि मैं आज़ादी के लिए लड़ना चाहता हूँ, जो भी स्वतंत्रता सेनानी बनना चाहता था, क्रांतिकारी बनना चाहता था, उसको वो सबसे पहले किताब गिफ्ट में दी जाती थी। दैट इज़ द ओनली बुक जो रिलीज़ होने से पहले अंग्रेज़ों ने बैन कर दी थी। अंग्रेज़ इतना डरते थे उस किताब से। तो साहित्य की रचना का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। मुझे गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप याद आता है, कई साल तक उन्होंने उसको चलाया कानपुर में, जहाँ पर भगत सिंह ने भी उनका साथ दिया। तो साहित्य का बहुत बड़ा रोल हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। और क्योंकि ज़माना बदल गया है, ज़माना लघु फिल्मों का भी आ रहा है, लेकिन कुछ तो देखो, लेकिन जानो कि किसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की। कौन थे कैप्टन विक्रम बत्रा, कौन थे कैप्टन मनोज कुमार पांडे, जिन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा। जी बिल्कुल योगेंद्र जी, आज जब हम करगिल वॉर और शौर्य की इस विजय गाथा का गुणगान कर रहे हैं, अपने शहीदों को नमन कर रहे हैं, उनके बलिदान को याद कर रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं प्रेरणा ले रहे हैं युवाओं के लिए, मैं चाहूँगी आप स्वतः ही प्रेरणा के बहुत बड़े पुंज हैं, लेकिन आपके मुख्य बिंदु से मैं चाहूँगी कि आप हमारे युवाओं को आज इस मौके पर एक संदेश दें अपने राष्ट्र के नाम। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी एक इस लाइफ जो सेकंड लाइफ है मेरी, पहला जीवन ख़त्म हो गया टाइगर हिल पर, अब ये सेकंड जीवन शुरू हुआ, तो इसका भी एक पर्पज़ है कि जब तक इस शरीर में सांस रहेगी तब तक मैं युवाओं के साथ रहूँगा। 3.5 साल मेरे को सेवानिवृत्त हुए, 6.5 लाख विद्यार्थियों से मैंने मुलाकात किया, उनको एक दिशा निर्देश दिया है। और मैं युवाओं को यही कहता हूँ कि जो ये तकनीकी है जिसमें आप डूब गए हो, इस तकनीकी ने आपको नज़दीक से दूर और दूर से नज़दीक कर दिया है। आप अपने पेरेंट्स, अपने शिक्षक, अपने समाज से दूर हो गए और दूसरी दुनिया से आप, और वो दूसरी दुनिया बिल्कुल एक फर्जिया है, आभासी, वह आभासी है। उसमें आपको थोड़ी देर के लिए बड़ी प्रसन्नता मिलती है, एक लालच है, डूबते चले जा रहे हो, लेकिन ये पता नहीं किस दिशा में जा रहे हो। तभी आपके अंदर एक नकारात्मकता आती है। तभी आप उस जघन्य घटना की तरफ सोच पाते हो कि ये जीवन बेकार है। अरे ये जीवन बेकार नहीं है, ये जीवन बड़ा अनमूल्य है। और ये जीवन, ये राष्ट्र का जीवन है, ये राष्ट्र का जीवन है, ये राष्ट्र की शक्ति है। तो मैं आप सभी से यही कहता हूँ, देश और दुनिया, देश के अंदर हर कोने में जाकर के छात्र और छात्राओं कि ये देश आपका है, आप इस देश की ताकत हैं। अपनी सोच से, अपने विकास से, अपनी उपलब्धियों से, अपने कार्यों से इस राष्ट्र को ऊपर उठाओ, क्योंकि राष्ट्र हम सबका राष्ट्र है। ये सशक्त राष्ट्र बनना है, स्वस्थ राष्ट्र बनना है, सुपर पावर राष्ट्र बनना है, हम विकसित राष्ट्र बनने, तो हम आप सबके हर एक प्रयास से बनेंगे। तो नेशन फर्स्ट, ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। अपनी संस्कृति से जुड़े हैं, हम उतना ही उपयोग इस टेक्नोलॉजी का करें जितना हमें जरूरत है। लोग रोज इतने हम पागल हो गए कि रील के चक्कर में, रील बनाते बनाते हम राष्ट्रीयता को, राष्ट्र को ही भूल गए, रियल लाइफ को भूल गए। इतनी रियल लाइफ से भी अलग हो गई, इतनी महत्वपूर्ण हो गई। आज मैं आप सभी ये भी और कहूँगा कि आप पहचानिए हमारे देश के रियल हीरो कौन है। मैं जाता हूँ, मैं ये पूछता हूँ, देश के अंदर 21 परमवीर चक्र हुए आज तक, लोगों को नहीं मालूम है। उनको ये मालूम है कि फिल्म स्टार कितने हैं, उनको ये मालूम है क्रिकेटर कितने हैं, उनको ये मालूम है उन्होंने कितने कुछ किया, लेकिन जिनकी बदौलत ये सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल उनको हम नहीं जानते हैं। तो मेरा तो सरकारों से भी ये निवेदन करूंगा मैं कि ऐसे योद्धाओं को एक ऐसा प्लेटफार्म मिलना चाहिए जिससे बड़े ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक, लोगों तक, बच्चों तक वो पहुंच सके और उनके अंदर एक सकारात्मकता भर सके। असली अगर राष्ट्रीयता और असली राष्ट्रभक्ति दिखानी है तो मैं तो ये भी कहूँगा सरकार से कि 6th क्लास से एनसीसी और एनएसएस हर कॉलेज, हर स्कूल में कंपलसरी और मार्केबल होना चाहिए। नहीं तो पेरेंट्स बोलेंगे नंबर इसमें टाइम बर्बाद हो रहा है। अगर ये टाइम नहीं, उसमें नंबर 250 नंबर की होनी चाहिए हर बार। और आपसे बात करते हुए मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं एनसीसी कैडेट रही हूँ, सी सर्टिफिकेट विद ए ग्रेड,
और पूरा कोर्स किया है, तो उस दौरान जो राष्ट्रीयता भरी गई वो आज भी दिल में धड़कती है। भले सैनिक का लबादा नहीं है वर्दी का, लेकिन अंदर एक सैनिक कहीं ना कहीं बसता है जब आप उस पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम वर्दी से नहीं, हम मन और भाव से सैनिक होने जुड़ते हैं। जी जी बिल्कुल। कंक्लूडिंग रिमार्क का वक्त आ चुका है। कैप्टन अखिलेश, हम करगिल शौर्य की विजय गाथा की बात कर रहे हैं, तो आज इस मौके पर क्योंकि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 26वां वर्ष, तो सलाम का तो दिन है ही, उनके याद करने का दिन है, उनसे प्रेरणा लेने का दिन है, लेकिन आज इस मौके पर क्योंकि आप तो उसके साक्षी द्रष्टा रहे हैं, आपका मैसेज खासकर युवाओं के लिए। बिल्कुल, आज का जो दिन होता है, मतलब मैं उन लोगों को नमन करता हूं, अपने दोस्तों को। मेरे लिए कि ये पेन भी है क्योंकि मैंने कितने दोस्तों को खोया है, और एक बहुत प्राइड भी है, गर्व का विषय भी है। लेकिन आज जो आप युवा पीढ़ी को देखिए, जैसे हमारी आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, तो आज़ादी की कीमत शायद लोगों को उतने सही से नहीं पता है। अगर आप किसी को पूछे जिसने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था, उसको पता है कि आपके लिए आज़ादी की कीमत आपके धन दौलत शौहरत सबसे बड़ी होती है। अगर आपके पास आज़ादी नहीं है तो बाकी चीज़ों का कोई मायना नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने आज़ाद इंडिया में हम जन्म लिया है, बहुत अधिकतर लोगों ने अब, और हमेशा आज़ादी देखिए तो हम इसको ग्रांटेड लेते हैं, हम उसको एक हवा की तरह लेते हैं। अरे हवा तो सबके लिए हमेशा है, लेकिन जैसे हमने देखा कोविड-19 में उस ऑक्सीजन का क्या वैल्यू था, उस हवा की क्या वैल्यू थी, वो हमारे लिए प्राण का स्रोत थी। उसी तरह आज़ादी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें ये पता होना होगा कि हम आराम से इसलिए सोते हैं क्योंकि कोई दिन रात हमारे लिए सरहद पे जगता है। तो हमें एक ऐसा नागरिक बनना है कि हमारी फौज गर्व करे उन नागरिकों के लिए लड़ने के लिए। और अब जो लड़ाई होगी उसमें केवल भारतीय सेना की भूमिका ही नहीं होगी, ये 2.5 फ्रंट पे लड़ी जाएगी, जिसमें आप सारे नागरिक को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। आज भी हमारे देश में जयचंद बैठे हैं, दुश्मन के जासूस हैं। जब भी लड़ाई होगी, निर्णायक लड़ाई, तो भारतीय फौज वो तो एक ढाल है, बट उसका आत्मबल आप लोग हो। तो आपको अपना रोल प्ले करना है, आपको सही इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, आपको अपनी फौज का मोराल हमेशा बुलंद रखना है, उसके परिवार की देखभाल करनी है, तभी हम एक सशक्त राष्ट्र बन सकते हैं। और लास्ट वर्ड ये, हर नागरिक एक सैनिक है अगर उसके अंदर वो इच्छा शक्ति है, अगर उसके अंदर वो इरादा है और वो देशभक्ति है। जय हिंद। बिल्कुल, ये बहुत सही बात आपने की कि हर नागरिक एक सैनिक है। और जैसा कि ऋषि जी आप भी कह रहे थे कि मैं तो कलम का सिपाही हूँ, तो कहीं ना कहीं सैनिक वो आप में भी बसता है कलम के माध्यम से, जो आप वीरता के तमाम जो उल्लेख आप लिखते हैं। एक मैसेज आपकी तरफ से, जब हम 2047 में विकसित राष्ट्र बनने की बात कर रहे हैं, कितना ज़रूरी हो जाता है वीरता की इन पूरी कथाओं को लेते हुए। और जैसा कि कैप्टन अखिलेश ने भी कहा कि आत्मबल, जो कि आम नागरिकों को ही अपनी जो ढाल है सेना, उनके लिए आत्मबल का भी काम करना है हम ही आम लोगों को। भाई सबसे बड़ी बात यही है कि जो 99 की वॉर लड़ी गई वो सबसे यूनिक वॉर थी। मतलब भारत के इतिहास में अगर देखें, दुश्मन हमारे से बहुत ऊपर बैठा हुआ था, और कहते हैं वहाँ से एक पत्थर भी मारो तो वो गोली की तरह नीचे लगता था। तो इंडियन आर्मी ने 16:1 की रेशो में वहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया था। मतलब उनका एक आदमी था तो हमारे 16 आदमी थे। तो सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व इतिहास में बड़ा ये यूनिक वॉर था। और जो पहली दृष्टि में लगता था कि इसको जीता ही नहीं जा सकता, और पाकिस्तान ने जब ये प्लानिंग की थी तो उन्होंने भी यही सोचा था, ये तो मतलब इंडिया घुटने पे आ ही जाएगा, इसको कोई बचा ही नहीं सकता। तो लेकिन ये लड़ाई हमारे वीरों ने लड़ी। आज सक्सेना साहब हमारे साथ है, हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये इन्होंने युद्ध लड़ा और हमारे साथ है यहाँ पर। इन सब की कहानी, इन सब वीरों की कहानियों को कभी भुलाना नहीं है। मैं ये सबसे बड़ा मैसेज आज के युवाओं को देना चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया कि ये हमारा कर्तव्य है इनकी लेगेसी को पास ऑन करना, क्योंकि कहते किसी भी देश को अगर मारना है ना, उसकी आप संस्कृति को मार दो। तो भारत की संस्कृति बहुत रिच है, भारत की संस्कृति बड़ी सुदृढ़ है, बहुत ताकतवर है। वो इसलिए क्योंकि शायद यहाँ के लोगों में जज्बा बहुत ज़बरदस्त है देशभक्ति को लेकर के। तो वो जज्बे को कायम रखना है और इनकी लेगेसीज को पास ऑन करना है, इनकी वीरता के किस्से। ये नहीं कि देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त, 26 जनवरी या 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस पे ना जगे। ये रोज़ सुबह जब हम उठे तब हमारे में होनी चाहिए कि यस
ठीक है मैं सरहद पर जाकर नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ देश के लिए कि जिससे कि मेरे देश में सब गौरवान्वित महसूस करें, कुछ बेटरमेंट हो देश के लिए। बिल्कुल, इन प्रेरणादायी शब्दों के साथ कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। आपकी बातें निश्चित रूप से बहुत बड़ी प्रेरणा है हमारे सभी युवाओं के लिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारों को इतनी सुंदर तरीके से रखा, और जो नेशन फर्स्ट की आपने बात रखी वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो आज़ादी है आपकी कल्पना से परे है कि कितनी मुश्किल से ये मिली है। और आज हम आज़ाद भारत में चूँकि हम पैदा ही हुए हैं और सांस ले रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने जिसने इसे दिलाने में अपना योगदान दिया है उनको याद करना, उनको समझना, उनके जीवन को जीना ज़रूरी है, ताकि इस आज़ादी की कीमत को हम पहचान बिल्कुल बिल्कुल। और जो है हमारे जो शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी, उनके परिवारों से भी जुड़ना बहुत बिल्कुल बिल्कुल। जब एक छोटा सा चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब लास्ट अटैक के लिए चलते हैं ना, हमला करने के लिए, तो कमांडर कहता है यार आखिरी पत्र लिख दो, क्योंकि मोबाइल नहीं होते थे उस समय। आखिरी पत्र में क्या लिखोगे आप? हाथ नहीं चलते हैं। अगर आपसे आज ही कहा जाए कि आप लास्ट कॉल कर दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? शब्द नहीं निकल पाएंगे। लेकिन फिर भी एक सैनिक करता है, लिखता है कि मैं ठीक हूँ, अपना ध्यान रखना। लेकिन जब ये मस्तानों का टोला चलता, जिसको पता है 100 मीटर के बाद तो जिंदा नहीं बचेगा, तब भी ये कहता अपने साथी से अगर मैं मर गया ना तो एक बार घर जाना, मेरे बच्चों को देखना। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, 527 जो कारगिल के शहीद हुए उनमें से 300 फैमिलियों से मिला हूँ, और जो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की। क्या बात है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपसे मिलकर और आपसे बातचीत करके मैं खुद अब धन्य अपने आप को महसूस कर रही हूँ। बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका। डॉक्टर ऋषिराज और कैप्टन अखिलेश सक्सेना, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और बधाई भी इस जीत की, और जय हिंद के साथ आप लोगों का बहुत बहुत आभार इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो जैसा कि मैसेज साफ है कि सिर्फ करगिल का ही दिन नहीं, हर दिन उस भावना से ओतप्रोत होना चाहिए जब हम इस माटी की खुशबू के साथ उठें और उसकी सौगंध के साथ अपने दिन की शुरुआत करें कि इस दिन का एक एक कतरा अपने देश के लिए समर्पित होगा, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। आप अपना कर्तव्य निभाते चलिए और देश के वीर सपूत बनते चलिए। तो इस कार्यक्रम को आप संसद टीवी के तमाम YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।